Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Tamil Nadu. जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो देखिए, तमिलनाडु को बोला जाता है लैंड ऑफ द तमिल्स एंड अगर आप यहाँ पर इसकी लोकेशन की बात करो तो इट इज सिचुएटेड एट द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आप तमिलनाडु के लोकेशन और मैप को देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम नदर्न एरिया की बात करें तो आंध्र प्रदेश से बॉर्डर शेयर होती है। फिर अगर आप यहाँ पर वेस्टर्न एरिया की बात करो तो यहाँ पे कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर करने को देखने को हमको मिलती है। फिर यहाँ पे अगर आप बात करो साउथ वेस्ट की तरफ बात करोगे तो केरला यहाँ पे सिचुएटेड है और काफी ज्यादा मेजर पोर्शन अगर हम कोस्टल बॉर्डर की तरफ देखें तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से भी लगती है और इंडियन ओशन से भी काफी ज्यादा यहाँ पे कोस्टल बॉर्डर यहाँ पे तमिलनाडु पे आपको देखने को मिलती है। फिर अगर आप कैपिटल को देखो तो चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु और लिटरेसी रेट काफी तमिलनाडु की अच्छी है विच इज 80.33 और आप अगर एरिया वाइज देखो तो तमिलनाडु की 10th रैंक आती है और पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखो तो इट इज द 6th मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट व्हाट तमिलनाडु इज फेमस फॉर, क्या तमिलनाडु की ऑथेंटिसिटी है। तो देखिए, आप अगर कांचीपुरम की बात करो तो यहाँ द कांचीपुरम इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी ऑफ द 1000 टेम्पल्स, क्योंकि कांचीपुरम में बहुत सारे ऐसे एंशिएंट टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं जो एंशिएंट टाइम पे बनाए गए थे और इनकी जो इंट्रिंसिक ब्यूटी है वो आपको बहुत ज्यादा मनमोहक लग सकती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल ये टेंपल्स होते हैं। इसके बाद अगर आप देखो थंजावुर जो है इट इज ऑल्सो होम टू द बृहदेश्वर टेम्पल विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे थंजावुर भी काफी एक स्पिरिचुअली काफी इकोनॉमिक हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर क्विजीन की बात करो तो क्विजीन यहाँ पे तमिलनाडु में आपको क्या क्या खाने को देखने को मिल सकता है, तो आपको डेफिनेटली डोसा उत्तपम पायसम, ठीक है, पोंगल एंड रसम, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको तमिलनाडु में खाने को मिल सकती हैं। अब अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो द तमिलनाडु इज ऑल्सो नोन फॉर द फेस्टिवल्स लाइक पोंगल, थाईपुसम एंड द महामहम। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल्स हैं वो तमिलनाडु में काफी ज्यादा अच्छे से मनाए जाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर एंशिएंट एरा की अगर आप बात करो तो संगम एज का आपको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है विच वॉज फ्रॉम 300 BCE टू 300 CE। अब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टीज थी, तो हमने सारे ही डायनेस्टीज को स्टडी किया हुआ है। अगर हम अपनी हिस्ट्री कभी पढ़ते हैं तो सारी डायनेस्टीज को डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपको चेरा डायनेस्टी देखने को मिलती है, चोला डायनेस्टी देखने को मिलती है और पांडा डायनेस्टी देखने को मिलती है जो कि उस टाइम पर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी और काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस भी थी। फिर अगर आप मिडिवल पीरियड की बात करो तो यहाँ पे आपको पल्लव डायनेस्टी देखने को मिलती है जिन्होंने यहाँ पे रॉक कट टेम्पल्स जो महाबलीपुरम के हमें देखने को मिलते हैं वो वहां पर उस टाइम पे उन्होंने बनवाए थे। फिर इसके बाद आ जाता है विजयनगर एम्पायर विच इज अ वेरी जायंट एम्पायर और उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर का जो इंपॉर्टेंस था वो बहुत ज्यादा था। आपको पता है जो अगर हम बोलते हैं कि हम्पी जो है, हम्पी अगर हम देखते हैं तो वहां पर विजयनगर एम्पायर्स के रूल्स बोल सकते हो आप हम्पी में आपको देखने को मिलते हैं। जब भी आप तमिलनाडु जाओ तो वहां पे हम्पी डेफिनेटली बहुत सारे लोग वहां पर विजिट करते हैं क्योंकि तेनाली रामा जो हैं वो विजयनगर एम्पायर से ही ताल्लुक रखते थे। तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था तमिलनाडु में। फिर इसके बाद अगर हम कॉलोनियल एरा की बात करें तो आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जो अपने की सेंटर्स बनाए थे वो मद्रास को बनाया था, उन्होंने सूरत को बनाया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बंगाल में भी उन्होंने अपने वहाँ पर फैक्ट्रीज को डेवलप किया था। तो यहाँ पे मद्रास में 1640 में वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना कर लेती है। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु में एक अपना जो रूल वहाँ पर करा था थ्रू दी फैक्ट्री रूलिंग, तो ये भी आपको देखने को मिलता है कि कॉलोनियल एरा वहां पर एग्जिस्ट करती थी। फिर इसके बाद आप अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करो, अगर हम 1947 से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको ये जो स्टेट है वो लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे बना हुआ दिखाई देता है क्योंकि लैंग्वेज आपको पता है कि हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग बोली जाती है। तमिल, कन्नड़, मलयाली और तेलुगु, ये सारी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो हमारे सदर्न इंडिया में काफ़ी
प्रिवेल करती हैं, और नदर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में या फिर ओवरऑल इंडिया के कंटेक्स्ट में काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस ये हैं, समझना भी इनको काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक लाइंस में यहाँ पर क्रिएशन तमिलनाडु का किया गया, और ये फॉर्मली मद्रास स्टेट था। लेटर ऑन यहाँ पे इसको तमिलनाडु बना दिया गया इन द ईयर ऑफ 1969. So coming towards the relief structure and geographical features of Tamil Nadu, अगर हम यहाँ पे देखें तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं, और हिल्स डेफिनेटली यहाँ पर प्रिवेल करती हैं। तो वेस्टर्न घाट्स की अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपको नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स देखने को मिलती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, सीनिक ब्यूटी होती है इन हिल्स की। फिर यहाँ पे अगर आप ईस्टर्न घाट्स की बात करो तो शेवरॉय हिल्स देखने को मिलती हैं, कोली हिल्स देखने को मिलती हैं, और ऑल्सो डक्कन प्लेट्यू इज also situated over there, which is characterized by the undulating terrain and the rocky soil. ठीक है, और ये डेक्कन प्लेट्यू तमिलनाडु के किस एरिया में सिचुएटेड है, तो ये आपको नदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, फिर अगर आप देखो कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे सिचुएटेड हैं, क्योंकि डेफिनेटली तमिलनाडु इज अ कोस्टल स्टेट, तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, विच इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ द फर्टाइल प्लेन्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कावेरी डेल्टा। कावेरी रिवर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, डिस्प्यूट में रहती है काफी कावेरी रिवर, तो उस कावेरी रिवर के थ्रू जो डेल्टा फॉर्म किया जाता है उसको हम कावेरी डेल्टा बोलते हैं, विच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो कोरोमंडल कोस्ट, जो तमिलनाडु का कोस्टल फॉर्मेशन है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो स्ट्रैचिंग अलोंग द बे ऑफ बंगाल। दिस कोस्ट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स फ्लैट टेरेन, एंड द पोर्ट सिटीज लाइक चेन्नई इज सिचुएटेड एट द कोरोमंडल कोस्ट। मूविंग टुवर्ड्स द अदर रिलीफ फीचर्स ऑफ तमिलनाडु, तो यहाँ पे आपको जावड़ी हिल्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि आपकी वेल्लोर और थिरुवन्नमलाई डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएटेड है जावड़ी हिल्स, एंड विच इज ऑल्सो नोन फॉर द फॉरेस्ट एंड सैंडलवुड। ठीक है, तो जावड़ी हिल्स जो तमिलनाडु में सिचुएटेड हैं वो सैंडलवुड के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा जानी जाती हैं। फिर आपको पालनी हिल्स भी तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी, जहां पर आपको कोडाई कनल, अगर हिल स्टेशन का नाम आपने सुना होगा तो वो कोडाई कनल जो है वो पालनी हिल्स पे सिचुएटेड है। फिर इसके बाद आपकी कार्डमम हिल्स हैं, जो कि आपके स्पाइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, और वो तमिलनाडु के सदर्न पार्ट में सिचुएटेड हैं। कौन सी हिल्स, तो कार्डमम हिल्स आर सिचुएटेड ऑन द southern part of Tamil Nadu. Now moving towards the coastline, तो यहाँ आपको पता है that तमिलनाडु is a coastal state, और यहाँ पे 1076 किलोमीटर तक तमिलनाडु की कोस्ट लाइन स्ट्रेच अप करती है। फिर जो पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार है, आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज पार्क स्ट्रेट इज डेफिनेटली इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में आता है, और यहाँ पे आपको देखिए धनुषकोडी आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आपका रामेश्वरम आइलैंड भी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पर विजिट करते हैं। ठीक है, और इसका समवॉट जो है हमारा सिग्निफिकेंस रामायण से भी रिलेटेड है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ तमिलनाडु। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 2024 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे आपको तमिलनाडु की अगर आप सीट्स देखोगे लोकसभा में तो यहाँ पे 39 सीट्स देखने को मिलती हैं। फिर अगर आप राज्यसभा के देखो तो 18 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। विधानसभा की यहाँ पे आपको 234 सीट्स देखने को मिलती हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सीएम, तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हैं एम.के. स्टालिन। फिर इसके बाद गवर्नर जो हैं वो हैं रवि, और चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जो हैं वो हैं जस्टिस कालपति राजेंद्रन। ओके, सो दिस वाज द पॉलिटिकल सिनेरियो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ तमिलनाडु, तो देखिए कैसे इकोनॉमी तमिलनाडु की रन करती है। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस में भी तमिलनाडु आगे है, फिर फूड ग्रेन्स में भी आगे है, बट जो दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोडक्शन तमिलनाडु का है वो है कोकोनट्स और बनानास। ठीक है, तो यहाँ पे कोकोनट और बनाना में लीडिंग प्रोड्यूसर है। फिर उसके बाद आप देखो शुगर केन की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन के उभर के आपको दिखता है कौन, तो तमिलनाडु। फिर इसके बाद आप इंडिविजुअल अगर मिनरल्स की बात करो तो लिग्नाइट की अगर आप बात करो तो 81% ऑफ द कंट्रीज लिग्नाइट प्रोडक्शन इज बीन डन बाय तमिलनाडु। सिमिलरली अगर आप डूनाइट की बात करो तो 69% ऑफ इंडियाज डिमांड्स आर कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु। देन
डिमांड आर बीन सेटिस्फाइड फ्रॉम तमिलनाडु ओनली, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप गार्नेट की बात करो तो 59% ऑफ द कंट्रीज गार्नेट इज बीन प्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु। फिर इसके बाद मोलिब्डेनम की बात करो तो 52% ऑफ द कंट्रीज molybdenum is coming from Tamil Nadu only. So this was the economy of Tamil Nadu. Coming towards the folk dances of Tamil Nadu. अब यहाँ पे देखिए सारे folk dances आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से भारतनाट्यम जो है वो बहुत ज़्यादा important है because it is also the one of the classical dances of India. तो भारतनाट्यम is related to the Tamil Nadu. Then is the Bambar dance, then is the Karakatan dance, then comes the Kavati Attam. तो इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर यहाँ पे आपको माइल अट्टम या फिर जिसको आप पिकॉक डांस भी बोलते हो वो भी आपको देखने को मिलता है। देन इज द पोइकल कोथिरई अट्टम, तो ये डांस भी वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है तमिलनाडु में। उसके बाद यहाँ पे आपको देवर अट्टम भी देखने को मिलता है। देन कम्स दी कोलाट्टम और कजी अट्टम, तो ये भी तमिलनाडु के फोक डांसेस हैं। विद दिस we have come to the end of session. Thank you so much for watching my session. I hope आपको तमिलनाडु के बारे में थोड़े बहुत information इस session के थ्रू जानने को मिली होगी. Thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe to our channel IAS Origin. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत.